वेलकम टू आवर चैनल द एसआर एकेडमी। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर मॉडल सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर्स जो है सेट 5 है, क्लास 10 के लिए है। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं या जो देखेंगे वो सेट 5 का सॉल्यूशन है। और इसके बाद से जो सेटअप तैयार होगा वो जो है मॉडल सेटअप से नहीं रहेगा, वो आपके चैप्टर बाय चैप्टर से सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कैरी करेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहें और हमारे ग्रुप के साथ जुड़े हुए रहें। इसके सारे सॉल्यूशन को चलिए हम लोग देखते हैं एक करके। पहला सवाल है 225 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी 225 का जो है हम लोग को अभाज्य गुणनखंड करना है। एक और बात बता देना चाहते हैं कि इससे पहले हम लोग जो 4 सेट देखे हैं, अगर कोई भी स्टूडेंट अगर वो चारों सेट को अच्छे से क्लियर किए होंगे तो आज का जो सेट है वो काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा और इसी तरह से ठीक एग्ज़ाम में भी सवाल पूछा जाता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो एक बार ज़रूर वीडियो को देख लें। ये 5वां वीडियो है मैथ्स का। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव ख़त्म होने के बाद फिर से सब्जेक्टिव करवाया जाएगा कि कौन कौन सा एग्ज़ाम जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। जो जो क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा उन सभी को करवा दिया जाएगा। इसका पहला सवाल हम लोग देखें कि 225 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। यानी 225 का जो है एलसीएम लेना है। देखिए हम यहाँ पे नीचे लिए हुए हैं 225 का अभाज्य गुणनखंड में से 5 से लगाए हैं, 5 चौके 20 हो गया, 5 पचे 25 हो गया, फिर 5 से लगाए 5 9 45 हो गया, 3 3 से। यानी इसका जो आंसर है 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, मतलब 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5। इसका आंसर देखते हैं तो ऑप्शन नंबर 1 में है 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5। दूसरा सवाल है 130 और 420 का महत्तम समावर्तक। महत्तम समावर्तक का मतलब होता है HCF, जो कि 10 दिया हुआ है और हमसे पूछा गया है इन दोनों का लघुत्तम समावर्तक। इससे पहले के सेट में हम लोग देखे हैं कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुना HCF। देखिए जैसा कि फॉर्मूला हम जानते हैं, फॉर्मूला हम यहाँ पे लिखे नहीं है। तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या 130 दिया हुआ है, दूसरी संख्या 420 दिया है, इन दोनों का एलसीएम और एलसीएम के मल्टीपल के बराबर होता है। तो पहली संख्या लिख दी है, दूसरी संख्या लिख दी है, एलसीएम नहीं पता है, एलसीएम पता है, इसका हो गया 10। ये गुना में इधर के भागा हो गया, 0 0 कट गया, तो 13 गुना 42, यानी गुना करने पर 5 4 6 4 54 60। ठीक है, 5460। जो एलसीएम आएगा वो 5460, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो सेम है, लिखा है यदि HCF, देखिए HCF दे दिया है कितना है 4 और LCM दे दिया है 24 और पहली संख्या है A, दूसरी संख्या है 8। ठीक है, तो पहली संख्या A है, दूसरी संख्या 8 है और ये दोनों का LCM दिया है 24, HCF दिया है 4। तो पूछा गया कि बताइए ये A की जगह पे कितना नंबर होगा। जैसे देखिए हम लोग अभी पढ़े कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, तो पहली संख्या यहाँ पे कितना दिया हुआ है? पहली संख्या है यहाँ पे A, दूसरी संख्या है 8 और एलसीएम दिया है 24, एचसीएफ दिया है 4। तो हम लोग देखते हैं पहली संख्या गुना दूसरी संख्या दोनों को लिख दिए बराबर, एलसीएम गुना एचसीएफ, तो एलसीएम 24 था और एचसीएफ जो है 4 था। ये 8 इधर गुना में इधर के भागा हो गया, 8 का 8, 8 दिया 24, ये दोनों कटने पर 4 गुना 3 हो गया 12, यानी कि ए का जो आंसर है वो कितना है? 12, यानी पहली संख्या कितना होगा? 12, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या रहा है कि एक धनात्मक संख्या इस रूप में दिया हुआ है। कौन से रूप में है? 4q + 1 के रूप में दिया है। तो बताइए क्या होगा? सम होगा, विषम होगा, परिमेय होगा या जीरो होगा? तो इस तरह का सवाल में हम लोग को देखना पड़ता है ये लास्ट वाला डिजिट, देखिए वो क्या है? 1 है। तो 1 सम होता है कि विषम होता है? विषम होता है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? विषम। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। द्विघात बहुपद, ये बहुपद मेरे पास दिया हुआ है और इसमें से पूछा गया है कि शून्यकों का गुणनफल बताइए। 2 सवाल पूछ दिया जाता है, अगर ऐसा ही सवाल दे देगा और इससे 2 सवाल आता है, शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का योग। ठीक है, चलिए इसका आंसर देखते हैं। मेरे पास ये इक्वेशन दिया हुआ है, इस इक्वेशन को देखते हुए हम लोग को बताइए a का वैल्यू हो गया 1, b का वैल्यू हो गया 7 और c का वैल्यू हो गया 2। हम जैसे बताए थे इससे 2 सवाल पूछा जा सकता है, एक शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का योगफल। ठीक है,
तो यहाँ पे पूछा गया शून्यकों का गुणनफल, फॉर्मूला क्या होता है c/a। यहाँ से देखते हैं c का वैल्यू 2, a का वैल्यू 1, यानी कि 2/1 कितना हो जाएगा, आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, समझ में नहीं आएगा तो कमेंट कर सकते हैं, हम इसके जो जो क्वेश्चन समझ में नहीं आए उसे सेपरेटली जो है बता दिया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है यदि शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः 3 और -2 है तो द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। शून्यकों का योग दिया हुआ है 3, गुणनफल दिया हुआ है -2। अब पूछा गया बताइए बहुपद क्या होगा। तो इससे पहले के सेट में बहुत बार बताया गया है कि इसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला है, पहले लिख देते हैं। शून्यकों का योग हो गया 3, शून्यकों का गुणनफल हो गया -2। तो फॉर्मूला क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग गुना एक्स अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ठीक है, यहाँ पे आप पूरा हिंदी में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं शून्यकों का योग, यहाँ शून्यकों का गुणनफल। शॉर्ट में लिख दें अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस, अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग दिया है 3, ये एक्स, ये फॉर्मूला का सॉरी ये प्लस है क्वेश्चन का, अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल -2 है इसलिए ब्रैकेट में रखे हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस, 3x का 3x माइनस प्लस हो गया माइनस। तो ये पूरा का जो पूरा बना है वो समीकरण है, लेकिन हमें पूछा गया है बहुपद, तो हम लोग ये आधा को लेंगे। ठीक है, यानी आंसर क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2। ठीक है, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2। देखिए ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, कोई दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर जो 7 है, ये देखिए ग्राफ को देखिएगा और इस ग्राफ को देखते हुए आंसर बताइएगा। इस ग्राफ में आप देखिए कि ये जो कर्व खींचा गया है, ये एक्स लाइन और ये वाई लाइन पर ये जो कर्व खींचा गया है वो कितने जगह पर टच करती है, जितने जगह पे टच करेगा वो उसका आंसर हो जाएगा। तो जो हम बनाए अभी इसमें 1, 2 और यहाँ पे 3 जगह पे टच कर रही है। इसमें भी देखते हैं तो 1, 2 और 3 जगह पे टच करते हैं। शून्यकों का गुण, शून्यकों संख्या कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। ठीक है, देखिए इसका ऑप्शन दिया होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, जो कि 3 हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। 8 में लिखा है समीकरण ये और ये दोनों का कैसा सॉल्व होगा। तो आपको बताना चाहते हैं कि इक्वेशन सॉल्व करने का 3 मेथड है, मतलब 3 तरीका होता है कि इसका कैसा सॉल्यूशन होगा। पहला सॉल्यूशन जैसा कि हम हर बार वीडियो में रिपीट करते हुए आए हैं, पहला वो कहा जाता है अद्वितीय हल, जिसे प्रतिच्छेदी हल भी कहते हैं। दूसरा का होता है अपरिमित रूप से अनेक हल, जिसे संपाती हल भी कहते हैं। और तीसरा होता है कोई हल नहीं, जिसे समांतर हल भी कहते हैं। पहला जो वीडियो है वहां पर जाकर एक बार आप लोग जरूर देख लीजिएगा, उसमें पूरा क्लियर बताया गया है। सवाल पे आते हैं। तो इसमें देखिए a1 का वैल्यू 2 है बाय a2 का वैल्यू 4 है, इक्वेट करते हैं। b1 है यहाँ पे 3 समीकरण 1 में, बाय -5, इसके इक्वेट करेंगे 4 मैंने c1 का वैल्यू और ये c2 का वैल्यू। तो जरा देखिए इसको काट देंगे तो a1 बाय a2, a1 बाय a2, देखिए यहाँ पे a1 बाय a2 और b1 बाय b2 बराबर है क्या, नहीं है। तो सॉल्यूशन क्या बताया गया था कि अगर a1 बाय a2 बराबर नहीं होता है b1 बाय b2 का, तो उसको कैसा हल बोलेंगे, अद्वितीय हल बोलेंगे। कैसा हल बोलेंगे, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल बोले या तो प्रतिच्छेदी हल बोले। अगर ये तीनों बराबर हो जाता, यानी a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 बराबर c1 बाय c2, तो क्या ऐसा हो जाता, अपरिमित रूप से अनेक हल, जिसे हम लोग संपाती हल भी कहते हैं। और अगर a1 बाय a2 बराबर हो जाता b1 बाय b2 का, ये बराबर नहीं होता है c1 बाय c2 का, तो जाकर हम कह सकते थे इसका कोई हल नहीं होगा, यानी समांतर हल होगा। ठीक है, तो यानी इसका जो दिया हुआ है ये इक्वेशन और ये इक्वेशन का, इसका क्या होगा, अद्वितीय हल। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। लिखा है y का वैल्यू है 0 और y का वैल्यू है -5 का कैसा हल होगा। देखिए यहाँ पे y का 2 वैल्यू दिया हुआ है, एक दिया है 0, एक दिया है -5। तो कर्व खींचेंगे तो क्या सॉल्यूशन होगा, 2 ही सॉल्यूशन तो दिया हुआ है, इसके अलावा कोई और सॉल्यूशन हम निकाल नहीं सकते हैं। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2। ठीक है,
इसका जो आंसर हो जाएगा वो 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 10, ये भी देखिए सेम है। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो दोनों सेम है, ठीक है। अब इसको भी आप उस तरह से सॉल्व करते हैं, चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे चेक कर रहे हैं। a1 का वैल्यू अगर देखेंगे तो ये हो गया 6/3, ठीक है। इक्वेट करते हैं पहले, बाद में देखेंगे करता है कि नहीं करता है। यहाँ पे दिया हुआ है -2/1, आगे दिया हुआ है 9/12। चलिए सबको काट के देखते हैं। इसे काटेंगे कितना आ जाएगा, ये माइनस में दिया हुआ है, इसे काटेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2/1, माइनस माइनस कट जाएगा, ये 2/1। आगे देखते हैं, ये कटेगा 3 3 जा 9, और ये आपका कट जाएगा 4 टाइम्स में, यानी 3/4। देखिए a1/a2 बराबर b1/b2, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 का। तो कैसा हल होगा, कोई हल नहीं होगा। जिसे कोई हल नहीं होता उसे क्या कहते हैं, समांतर हल कहते हैं। बात समझ में आ रहा है। प्रतिच्छेदी में प्रतिच्छेदी और अद्वितीय दोनों सेम होता है, परिमित रूप से अनेक हल और संपाती सेम होता है। कोई हल नहीं को कहा जाता है समांतर। इसमें देखिए कोई हल नहीं होगा, इसमें आप चेक कर लेना, इसमें कोई हल नहीं होगा, ठीक है। चलिए उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो इसका जो पहला वीडियो बनाए थे मेरे YouTube चैनल का, सबसे पहला वीडियो जो है वहाँ पे 10th क्लास का ही सॉल्यूशन किया गया है। वो करीबन 50 से 55 मिनट का एक वीडियो है। आप वहाँ जाकर एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, हमें आशा है कि आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम में भी ठीक इसी तरह का सवाल पूछा जाता है, तो प्लीज़ एक बार जाकर देख लें, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रह सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, एक समीकरण यहाँ पे दिया है, दूसरा समीकरण यहाँ पे दिया, और पूछा गया है कि x का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू नहीं पूछा है। कभी कभी x y दोनों पूछ देता है, लेकिन हमसे यहाँ पे केवल पूछा गया है कि x का वैल्यू कितना होगा। निकालते हैं हम लोग। यहाँ पे निकालने का आपका 3 मेथड बताया गया है। देखिए हम एक निकाले हैं, आपके पास 3 मेथड है। पहला मेथड क्या है, प्रतिस्थापन विधि। दूसरा क्या है, विलोपन विधि। तीसरा क्या है, वज्रगुणज विधि। ये आपको 3 बताया गया है ना। ये 3 मेथड से आपको जो अच्छा लगता है आप वो बनाइए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आंसर वैसे भी सेम आने वाला है। देखिए पहला समीकरण को हम 1 मान लिए, दूसरा समीकरण को 2 मान लिया, ठीक है। अब जैसे कि हम बनाए हैं सेकेंड वाला मेथड, जिसे विलोपन विधि कहते हैं। हम क्या किए, इसके सबसे इजी मेथड, इसके फर्स्ट डिजिट से इसके टोटल को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। क्या बोले, दूसरे समीकरण जो फर्स्ट डिजिट होगा उससे सबको मल्टीप्लाई कर देना, और इसके जो फर्स्ट डिजिट में जो नंबर होगा उससे सेकेंड इक्वेशन को पूरा मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। इससे इजी हो जाएगा। तो इसके फर्स्ट डिजिट में 2 है, 2 से सबको मल्टीप्लाई करें, 2x प्लस 6y प्लस 5 इक्वल टू 5। इसका कुछ नहीं तो 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम रह गया। ये सबसे इजी मेथड होता है। अगर समझ में नहीं आएगा तो बताइएगा। तो ये तीनों मेथड के लिए सेपरेटली हम एक वीडियो बना देंगे, जिसमें तीनों मेथड को अच्छे से क्लियर किया जाएगा। फिलहाल आगे देखते हैं। इक्वेट करने पर आगे वाला तो कैंसल आउट हो गया, यहाँ पे बच गया तो माइनस का साइन प्लस में चेंज हो गया, तो 6y, और यहाँ पे y 7y हो गया। माइनस होने पर 7, इन y का वैल्यू कितना आ गया 1। तो हमसे y का वैल्यू थोड़ी पूछा है, x का वैल्यू पूछा है। तो हम लोग पुट कर दिए समीकरण 1 में। समीकरण 1 मेरे पास ये लिखा हुआ है, x प्लस 3y इक्वल टू 5 था, तो x का x रख दिया, 3 इंटू वाई के जहाँ पे 1 मल्टीप्लाई करने पर 3 जगह माइनस हो गया, नहीं x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू 2, ठीक है। चलिए तो x का वैल्यू 2, कितना नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 का x का वैल्यू 2। चलिए कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिएगा। अगले सवाल पे देखिए, x के जगह पे 2 डालना है और y के जगह पे 3 डालना है, और इसको सॉल्व करना है। चलिए खुद बताइएगा। लिखा हुआ है 2, बीच में कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई, x के जगह पे कितना डालना है बताइए, 2 डालना है। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, प्लस
y की जगह कितना डालना है, 3 डालना है, इक्वल टू k, और हमें k का वैल्यू ही पूछा जा रहा है। ठीक है, तो 2 दूनी हो गया 4 और ये हो गया आपका 3। इक्वेट करेंगे k से, यानी 3 और 4 हो गया 7, यानी k का वैल्यू कितना हो गया 7। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हमें ऐसा ये सब समझ में आ रहा होगा, ये तो जूनियर क्लास का है, क्लास 9 में भी बहुत सारा था। अब आगे देखिएगा, कुछ होमवर्क भी देते चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, जैसे अभी हम लोग दोनों इक्वेट करके y निकाले, फिर x निकला। सिमिलरली यहाँ पे है, ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है, दोनों को इक्वेट करके फर्स्ट टर्म बराबर करना है। बराबर तो पहले से दिया, सीधा माइनस करना है। इसे सॉल्व करके आप हमें कमेंट कीजिएगा कि इस चारों में से इसका आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, तो हम इसे छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। द्विघात समीकरण का घात कितना, द्वि का मतलब ही होता है 2, तो घात माने पावर, कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। लिखा है द्विघात समीकरण इसका मूल कैसा होगा, तो मूल निर्भर करता है डी पर, जिसे विविध कर कहते हैं ना, ये निर्भर करता है आपके डी निकालने पर। चलिए इसका डी निकाल के देखते हैं। मेरे पास इक्वेशन दिया है ये, यहाँ से ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू निकालनी है, डी निकालते हैं। डी का निकालने का फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का वैल्यू 6 माइनस 6 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी हो गया। माइनस करने पर कितना आ रहा है, 32 आ रहा है। तो डी आपको शायद मालूम होना चाहिए, डी जो है वो 3 कंडीशन पर निकलता है। डी जो है 3 कंडीशन पर निकलता है। डी क्या होता है, डी इक्वल टू हो जाता है 0। इस कंडीशन में क्या होता है, मूल वास्तविक और एक जैसा यानी समान। अगर डी का वैल्यू ग्रेटर देन आता है, मूल वास्तविक और असमान, और लेस देन आता है तो मूल काल्पनिक होता है, अवास्तविक होता है। तो डी का वैल्यू देखिए मेरा 0 तो आया नहीं है, 0 से ज्यादा आया हुआ है ना, 0 से मेरे पास ज्यादा आया हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि मेरे पास जो आंसर होगा मूल वास्तविक होगा और असमान होगा। देखिए वास्तविक और असमान। ठीक है, अगला सवाल जो 16 नंबर का है, इसमें एक इक्वेशन दिया है, ये इक्वेशन देखिए, और इसमें पूछा है कि अल्फा और बीटा जो है इसके शून्यक है, तो अल्फा प्लस बीटा निकालिए। देखिए अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या है, शून्यकों का योग। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, शून्यकों का गुणनफल। जरा देखिए यहाँ से, यहाँ देख के बताइए ए का वैल्यू कितना होगा 1, यानी ए का वैल्यू जो है वो हो जाएगा 1, बी का वैल्यू जो है वो हो जाएगा 3, और सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, सी का वैल्यू हो जाएगा आपका 2। और निकालना है शून्यकों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा फॉर्मूला, सी बाई ए। अब जरा देखिए, खुद ही देखिए बताए, सी का वैल्यू हो गया आपका 2, ए का वैल्यू हो गया 1, तो आंसर कितना आ जाएगा 2, आंसर हो जाएगा 2। गुणनफल पूछता है तो क्या लिख देते हैं, इसमें कुछ गलती हो रहा है, फॉर्मूला हम लोग गलती लगा रहे हैं। शून्यकों का गुणनफल जो है, रुकिएगा एक सेकेंड रुकिएगा, इस वाले सवाल में भी हम लोग गलती किए थे। सॉरी सी भाई, अल्फा प्लस बीटा पूछा गया है, शून्यकों का योग पूछा गया है, सॉरी सॉरी, हम गुणनफल लगा दिए थे। इससे पहले सवाल को चेक कर लेते हैं क्या पूछा गया था। सॉरी, यहाँ ठीक है, शून्यकों का गुणनफल पूछा गया था, यहाँ पे शून्यकों का योग पूछा गया है, थोड़ा सा ध्यान में नहीं रहा। शून्यकों का गुणनफल पूछा गया, दो फॉर्मूला होता है शून्यकों का योग, अल्फा प्लस बीटा, और एक होता है अल्फा इंटू बीटा। तो शून्यकों का योग होता है माइनस बी बाई ए, ठीक है, माइनस बी बाई ए, और शून्य गुणनफल होता है सी बाई ए। हम लोग थोड़ा सा ध्यान में नहीं रहा, तो इसमें देखिए अल्फा इंटू बीटा जो है माइनस बी बाई ए, यहाँ से देख के बताएंगे तो -3, और ए का वैल्यू जो है आपका 1 लिखाता तो नहीं है, ये हो गया 3, यानी इसका आंसर जो है आपको -3 होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा दो फॉर्मूला पर ध्यान रखना है। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा को हो जाता है माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए। ठीक है, जो पूछा जाए उसी पर फोकस कीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान में नहीं रहा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की जरूरत है।
क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 17 है, द्विघात समीकरण ये जो दिया हुआ है इसका क्या निकालना है? विभक्त कर निकालना है। ठीक है, विभक्त कर का मतलब होता है डी निकालना है। चलिए हम लोग यहाँ से डी निकाल लेते हैं पहले। तो डी निकालने का फॉर्मूला क्या था? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का वैल्यू यहाँ पे कितना है? 6 है। 6 का माइनस 6 का हो जाएगा 36 माइनस 4 इंटू ए कितना है 1 और इंटू सी का वैल्यू कितना है 3। ये हो जाएगा आपका 36 माइनस हो गया 12। अब देखिए यहाँ पे 36 में से 12 माइनस कर दीजिएगा तो आंसर कितना हो जाएगा? 36 माइनस 12, ये हो गया 4, ये हो गया 2, 24। ये 24 कहीं दिया होगा, दिया तो नहीं है, वापस नहीं करते, इसमें बहुत ज़्यादा कचरा हो गया है, इसे वापस लिख के बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 को डी निकालने का फॉर्मूला जो हम लोग यूज़ करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अब इक्वेशन देखिए क्या पूछा गया है 17 नंबर में, एक्स स्क्वायर माइनस 6 का विभक्ता निकालना है। बी का वैल्यू कितना है? -6 -6 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 36 माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू देख के बताइए, इसमें ए का वैल्यू 1 है, सी का वैल्यू 3 है। 1 इंटू 3। अब जरा देखिए इसमें से, ये हो गया 36 और ये हो गया 12, तो आंसर तो ठीक तो आ रहा है, 24 ही तो होगा। यहाँ पे ऑप्शन में दिया ही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, विभक्तर ज्ञात करना है तो हो जाएगा आंसर में से। यहाँ ऑप्शन में किसी में से नहीं मिल रहा है, आप लोग एक बार खुद से चेक कर लीजिएगा फॉर्मूला लगा के। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि द्विघात समीकरण का कोई मूल नहीं है, कोई मूल नहीं है, तो आपको अभी बताएं कोई मूल नहीं होगा तो ये साइन देखिएगा इस तरफ का टर्न किया हुआ रहेगा। ठीक है, इसका ऑप्शन देखते हैं। इक्वल टू 0 दिया है, मैंने मूल वास्तविक समान होगा। इधर रोटेट किया है, मैंने मूल वास्तविक होगा और अलग अलग होगा। और इसमें दिया हुआ इस डायरेक्शन में यानी कि मूल अवास्तविक इस कंडीशन में होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सर्दी से परेशान है पूरी तरह से, हो सकता है आवाज थोड़ा ठीक से नहीं जा रहा होगा। क्वेश्चन में 19 में देखते हैं। 19 में लिखा है कि मूल अगर समान है तो k का वैल्यू बताइए। तो आपको मालूम होगा मूल अगर समान रहता है तो d का वैल्यू क्या होगा? 0 हो जाएगा। d निकालने का फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। इसमें b का वैल्यू देखिए लिखा हुआ है 2, तो 2 का -2 है, उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है? 1 इंटू सी का वैल्यू है k इक्वल टू हो जाएगा 0। यानी कि ये देखिए 4 माइनस 4k इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। इधर माइनस इधर का प्लस हो जाएगा, देखिए प्लस में इधर का माइनस हो जाएगा, यानी कि -4k इक्वल टू हो जाएगा -4। दोनों तरफ से कट जाएगा तो k का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका 1। ठीक है, मूल समान होगा इसलिए ये कंडीशन लगाया है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। ये क्वेश्चन दिया है और पूछा गया है कि बताइए इसका मूल क्या होगा। इससे पहले भी बहुत सारा सवाल इसका रिपीट किए हम लोग। इसके बीच वाला टर्म को हम लोग ब्रेक कर देते हैं। चलिए देखिए ब्रेक करके दिखाते हैं कैसे ब्रेक होगा। देखिए क्वेश्चन 20 में क्या किए हैं,
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 दिया हुआ था, हम लोग क्या किए हैं, इसको ब्रेक किए हैं टू पार्ट्स में। देखिए किस में ब्रेक है, और आपको शायद पता होना चाहिए ये नंबर को इस तरह से ब्रेक करना पड़ता है दो नंबर्स में कि मल्टीप्लाई करने पर इन दोनों का मल्टीपल आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर बीच वाला आना चाहिए। देखिए मल्टीप्लाई हम लोग इस तरह से कर दिए हैं, देख सकते हैं इधर। इन दोनों का कॉमन निकालेंगे, इन दोनों का कॉमन निकालते हैं, तो इस दोनों में देखते हैं, तो दोनों में से x कॉमन निकाल लिया, यहाँ बच गया x माइनस यहाँ से 3 बच गया, x निकल गया, तो प्लस का प्लस 2 और यहाँ पे 3, यहाँ से कॉमन 2 निकला, यहाँ पे x माइनस 3 हो गया, दोनों सिमिलर एक तरफ और x प्लस 2 एक तरफ। x माइनस 3 को इक्वेट करें 0 से तो x का वैल्यू हो गया 3, और x प्लस 2 को अगर इक्वेट करते हैं तो हो गया माइनस 2, यानी इसका जो आंसर है वो 3 और माइनस 2 3 और माइनस 2 3 और माइनस 2 ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं, लास्ट 20 सवाल और बचा हुआ है। लिखा है प्रथम पद ए है, सारवंतर डी है, तो एपी का एनवा पद ज्ञात करना है। तो एनवा पद ज्ञात करने का छोटा सा फॉर्मूला है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। 22 में ये एपी का सीरीज दिया हुआ है, पूछा गया है 30वां पद कितना होगा। ठीक है, इसका 30 टर्म कितना होगा, ए 30 पूछा गया है, यानी टर्म एन का वैल्यू हो जाएगा आपका 30 डिग्री। ए यानी इसका पहला पद बताइए कितना हो जाएगा 10, डी निकालेंगे तो इसमें से इसको माइनस करके यानी -7 -10, देखिए निकाल के दिखाते हैं। ए का वैल्यू हो गया आपका 10, डी निकालेंगे तो 7 -10, एक टर्म आगे से पीछे को माइनस किया जाता है तो -3 हो गया। ए 30 निकालना है तो फॉर्मूला ए प्लस 29 डी, जितना टर्म निकाला जाता है निकालने के लिए कहा जाता है उससे एक टर्म कम कर देते हैं। एन का वैल्यू सॉरी ए का वैल्यू हो गया 10 प्लस 29 का 29 है, डी का वैल्यू -3 है, देखिएगा -3 दिया हुआ है, 10 हो गया, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर 87, दोनों माइनस करने पर है -77। ठीक है, आंसर मिला लेते हैं, 22 का -77 दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में। आगे पूछ रहा है कि ये एपी का सीरीज दिया है और इसमें पूछ रहा है बताइए इसका कौन सा टर्म जो है वो 27 होगा, यानी कि हमसे यहाँ पे n पूछा गया है कि n कितना नंबर पर आएगा जिसे 27 हो जाए। चलिए निकाल के देखते हैं। इस एपी को देखते हुए आप देखिएगा, इस एपी को देखते हुए ए का वैल्यू कितना है 5, डी निकालेंगे तो 7 में से 5 माइनस करेंगे, देखें निकाले भी हैं, ए का वैल्यू हो गया 5 और डी निकाले 7 - 5 हो गया 2, हमको निकालना है एन कितना होगा। तो ए एन दिया हुआ है 27, ए एन का वैल्यू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ए का वैल्यू 5, एन का वैल्यू मालूम नहीं 1 हो गया, डी का वैल्यू कितना दिया है 2 दिया हुआ है। इधर प्लस में इधर आके हो गया माइनस, यानी 27 में से 5 चला गया तो 22, यानी कि 27 में से 5 चला गया इधर आके तो हो गया 22। ये देखिए गुना में है, इधर आके भागा यानी कट जाएगा तो 11, और यहाँ पे एन है माइनस में इधर जाकर प्लस, यानी एन का वैल्यू कितना हो जाएगा 12। ठीक है, कैजुअल सॉल्यूशन है, छोटा सा सॉल्यूशन है, आप चाहे तो देख सकते हैं यहाँ पे पूरा सॉल्यूशन किया हुआ है। एन का वैल्यू कितना हो जाएगा 12, 23 का हो जाएगा 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा है कि प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग बताइए। तो ऐसा निकालना है, एन का वैल्यू दे दिया है 15। ठीक है, देखिए तो पहले सीरीज बनाते हैं, पहला विषम संख्या 1, दूसरा 2 होगा नहीं, फिर 3, 4 नहीं होगा, 5, ये बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, कहाँ तक जाना है 15 तक जाना है, और 15 तक जोड़ना भी है। तो कैसे निकालें, एन का वैल्यू 15 हो गया, ए का वैल्यू कितना हो गया ए 1 हो गया, डी का वैल्यू निकालेंगे 3 - 1 करेंगे तो 2, आपको एस एन निकालना है, मैंने एस एन 15 निकालना है, तो एन के जगह पे कितना डालेंगे 15। ये कैजुअल फॉर्मूला यूज किए पहले, एन का वैल्यू 15/2, 2 ए यानी 2 इंटू ए का वैल्यू हो गया 1 प्लस एन का वैल्यू 15 - 1 हो गया, या डी का वैल्यू 2, तो 15/2 यानी 2 हो गया, दोनों माइनस करेंगे 14 हो जाएगा, 15 में से किया 14 गुना 2 तो 14 - 28 और 2 30, 30 को नीचे से काट दिया तो 15 गुना 15 यानी कितना आंसर आ रहा है 225, 225। ठीक है, देखिए आंसर कहीं ना कहीं दिया होगा 225 ऑप्शन नंबर सी में। आगे बढ़ते हैं, भुजाओं की समान संख्या वाले बहुभुज समरूप होती है यदि उसके कोण, ध्यान रखिएगा अगर वो समरूप त्रिभुज है तो कोण जो है वो बराबर होता है, भुजाएं समानुपातिक होती है। ध्यान रहेगा, बस ध्यान रखिए, दो ही चीज पूछता है, एक कोण पूछेगा या तो फिर भुजा पूछेगा। तो अगर कोण पूछता है तो कोण बराबर कर दीजिएगा, और भुजा पूछेगा तो समानुपातिक कर दीजिएगा। ठीक है, तो कोण पूछा है तो क्या मानेंगे बराबर। आगे दिया हुआ है
किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई स्पर्श रेखाओं को डैश कहते हैं। किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर, किसी त्रिभुज है, किसी भी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अगर हम रेखा खींचते हैं, अगर हम एक रेखा खींचते हैं तो क्या होता है, वो बराबर होता है। देखिए समान काटता है, ये रेशियो बराबर होता है ना। थेल्स पर पढ़े हैं तो ये बराबर हो जाएगा, असमान थोड़ी होगा। देखिए अभी बताए थे क्वेश्चन 25 में, 25 क्या पूछा था, कोण तो बराबर हो गया। 27 में पूछा है भुजाएं, तो क्या होगा, समानुपातिक होगा। ठीक है, याद रखिएगा, कोण पूछेगा तो बराबर, भुजा पूछेगा तो समानुपातिक। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। इसे पूछा कौन समरूपता की कसौटी नहीं है, तो इसमें से कोई भी समरूपता की कसौटी जो है वो नहीं, यानी ऑप्शन इसमें गलत दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं, लास्ट 11-12 सवाल देख लेते हैं। 29 में लिखा है कि एक समलंब चतुर्भुज एबीसीडी है जिसमें एबी और सीडी पैरेलल है, उसके विकर्ण परस्पर ऊपर काटती है और इस तरह से काटती है कि एबी जो है सीडी के बराबर है, 2CD के बराबर है और दोनों का रेशियो निकालना है। देखिए डायग्राम देखिएगा, सबसे पहले एक समलंब चतुर्भुज बना लिए, नहीं दिख रहा होगा तो इसको डबल लाइन कर देते हैं। ठीक है, इसके विकर्ण देखिएगा, इसका पहला विकर्ण जो है ये वाला है, ठीक है, दूसरा विकर्ण ये वाला है और दोनों विकर्ण जो है किसी एक पॉइंट पर कट कर रही है और इस तरह से कट कर रही है कि ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल भी है और ए बी बराबर 2CD भी है। हमसे पूछा गया है ये वाला त्रिभुज और नीचे वाला त्रिभुज का रेशियो क्या होगा। ठीक है, हमसे क्या क्या पूछा गया है, ये नीचे वाला और इसका, तो हम लोग क्या किए हैं सिंपल शब्दों में एरिया। देखिए एरिया निकाल लेते हैं, किसका किसका, ए ओ बी यानी ऊपर वाला ट्रायंगल जो ये बना हुआ है, ये वाला जो ट्रायंगल है इसका एरिया निकाल लिए और नीचे वाले का एरिया निकाल लिए। हम लोग पढ़ते हैं अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो समरूप त्रिभुज की भुजाएं समानुपातिक होती है, तो उसकी जो भुजाएं होती हैं वो अनुपात के वर्ग के बराबर होती है। तो हम लोग क्या किए, ऊपर ABC है तो ये वाला भुजा लिए हैं AB, नीचे लिए हैं CD और दोनों का कर दिए हैं स्क्वायर। अब AB जो है क्वेश्चन के हिसाब से 2CD है तो 2CD डाल दिए हैं, CD कट गया तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, 1 का स्क्वायर हो गया 1, यानी आंसर कितना बना 4:1। ठीक है, 4:1, ऑप्शन नंबर सी। पेन शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 30 पर आते हैं, लिखा है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ये कौन सा, पाइथागोरस है और पाइथागोरस का यह रूल काम करता है समकोण त्रिभुज में ही केवल काम करता है, तो समकोण ही होगा। ठीक है, यानी ये फॉर्मूला हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, क्लास 6-7 से ही बता दिया जाता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, वो कहाँ का रहता है, तो थेल्स पर हम लोग पढ़े हुए हैं, तो थेल्स पर में हम लोग को शायद अच्छे से मालूम होगा इस बारे में। तो ये कौन सा त्रिभुज में काम करती है, समकोण त्रिभुज काम करती है, ये फॉर्मूला समकोण त्रिभुज में ही काम करता है। आगे बढ़ते हैं। किसी समकोण त्रिभुज में आधार और लंब, आधार दिया हुआ है, लंब भी दिया हुआ है और पूछा गया कर्ण कितना होगा। देखिए ऊपर वाला फॉर्मूला में सीधा बैठाते हैं, कर्ण पूछ रहा है तो कर्ण बराबर स्क्वायर है, स्क्वायर को हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा, लंब, लंब कितना दिया हुआ देखिए 12, 12 का कितना हो जाएगा 144, स्क्वायर करेंगे तो बीच में माइनस इस्तेमाल होगा, सॉरी प्लस इस्तेमाल होगा, ये निकालना क्या करना, तो 144 हो गया और इधर 5 है तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। दोनों को अगर हम लोग अच्छे से जोड़ते हैं कितना हो जाएगा 169, इसको रूट से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 13, ऑप्शन नंबर डी, ये दोनों सेम था। क्वेश्चन नंबर 32 पर आते हैं। वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा पर स्थित किसी बिंदु की न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है, स्पर्श बिंदु होता है।
यानी कि अगर कोई वृत्त खींचा गया है तो केंद्र से जो पॉइंट बनेगा तो स्पर्श बिंदु ही ना पहले बनेगा, स्पर्श बिंदु हुआ। अगला सवाल पूछा गया है, वृत्त के व्यास के सिरों पर, मान लेते ये वृत्त है, इसका एक व्यास खींच देते हैं इसे, और इसके सिरों पर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है, एक ऐसे और एक इस तरह से। तो दोनों क्या है, समांतर है, ये दोनों समांतर होता है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिएगा, पूछा है ओ केंद्र का एक वृत्त है जिसमें, देखिए ऐसे डायग्राम बनाते हैं, मिटा देंगे फिर। एक वृत्त है ओ केंद्र का, इसका ओ सेंटर हो गया, ठीक है। बाहर में एक बिंदु जो है वो P है, स्पर्श रेखा खींचा गया है, एक ऐसे और एक इस तरह से, और इसकी जो त्रिज्या मिला दी जाती है आपको मालूम होगा, यहाँ पर है A, यहाँ पर है B। अब देखिए पूछा किसका गया है, OAP, OAP यानी ये वाला एंगल पूछा गया है। ये एंगल कितना होता है आपको मालूम होगा, ये 90 और ये 90 होता है, 90 डिग्री हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं, लास्ट 6 सवाल और है, जल्दी से देख लेते हैं। केंद्र O वाले वृत्त का PQ और PR जो है दो स्पर्श रेखाएं हैं, और इस तरह से है कि ये एंगल इतना अगर बनाती है तो हमसे ये एंगल पूछा गया है। डायग्राम देखिएगा, डायग्राम तो बना नहीं है, बनाना पड़ेगा, देखिएगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले एक वृत्त बना लीजिए, थोड़ा गोल बनाते हैं, एक सर्कल बनाते हैं, ये एक वृत्त है, ठीक है, मान लीजिएगा गोल है, ठीक है, और नहीं तो इसको हम गोल बना ही देते हैं। देखिए ठीक है, ये एक सर्कल है, और इसमें से बोला गया है, क्या बोला है, देखिए ओ केंद्र का वृत्त है, इसे PQ यानी एक लाइन खींचा हुआ है, तो थोड़ा हाथ बैठने में समय लगेगा। ये एक सर्कल बना हुआ है, और एक पॉइंट से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है। एक देखिएगा, ध्यान दीजिए, ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिसे PQ इस तरह से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है, ठीक है। ओ केंद्र का कोई वृत्त है, सेंटर है ये, और यहाँ पे जो है ओ केंद्र वृत्त है जिसमें से पूछा गया है कि P यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है, और ये Q है, और ये R है, और ये इसकी त्रिज्याएं मिला देते हैं, ये त्रिज्या इधर मिल जाएगा, ये त्रिज्या इधर मिल जाएगा। अब हमसे क्या पूछा है सुनते हैं, कि PQ और PR दो स्पर्श रेखाएं हैं, और इस तरह से है कि QPR ये टोटल एंगल कितना है, 80 डिग्री है, ठीक है। तो पूछ रहा है किधर है ROQ, ये टोटल एंगल कितना होगा। तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, ये टोटल जोड़ेंगे इसके अंदर वाला को, 1 2 3 4, तो आएगा 360 डिग्री, आप सभी को मालूम होगा। 360 में ये Q और R के पास 90 90 बनता है, तो 90 90 180 माइनस हो जाएगा, बचा कितने, 180। तो 180 में से ये कोण और ये कोण को जोड़ने पर आएगा 180, जिसमें से 180 ये है, तो कितना आएगा, ये 100 हो जाएगा। नहीं समझ में आए तो कमेंट कर दीजिएगा, हम इसका सेपरेट वीडियो बना देंगे। और आज तबीयत थोड़ा खराब है, इसलिए गलत बहुत ज़्यादा फंस रहा है मौसम के चेंज होने के कारण, तो इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट कीजिएगा, हम सेपरेटली वीडियो इस बारे में ज़रूर बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं, वृत्त की त्रिज्या और व्यास के बीच में क्या संबंध है, ठीक है। तो वृत्त के व्यास और त्रिज्या के बीच में क्या संबंध है, व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या होता है,
देखिए ऐसे निकलता है। अगर आपको त्रिज्या पूछा जाए तो त्रिज्या बराबर होता है d/2, और अगर d पूछा जाए तो 2 गुना त्रिज्या, 2 गुना त्रिज्या। अब क्या दिया हुआ है, त्रिज्या बराबर 2 गुना व्यास तो होगा नहीं, पॉसिबल नहीं है, व्यास त्रिज्या होगा नहीं, तो ऑप्शन कौन सा है, बी नंबर वाला। 36 पे आते हैं। 60 डिग्री केंद्रीय कोण है, थीटा कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, त्रिज्या कितना है 14, निकालना क्या है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। देखिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालते हैं फटक से। थीटा दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ है, त्रिज्या खंड क्षेत्रफल का छोटा सा फॉर्मूला हम लोग जो यूज करते हैं, 60 है 360 दिया हुआ है, 22/7 होगी, आर का 14 गुना 14, ये दोनों काट छाट किए, मैंने कि 60 बार में ये टोटल 6 बार में कट गया, 7 एकम 7 कट गया, 7 दूनी 14 कट गया, यहाँ 2 और 3 6 को काट दिए, तो ऊपर बच गया 22 गुना 14, नीचे बच गया 3, गुना करने पर 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 37 का कितना हो जाएगा 308/3, ये ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28 जो है सेम है दोनों, तो हम इसको छोड़ देंगे, आप लोग बनाइएगा। त्रिज्या इस बार कितना दिया है 21, यहाँ 14 दिया, तो यहाँ पे 21 हो जाएगा। चाप कितना दिया 60, यहाँ भी 60 दिया हुआ, बस यहाँ चाप बोल दिया है, कौन देखना है आपको, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना सेम है, बस 14 की जगह पे 21 डालना, बाकी सॉल्व करके आप लोग लाइएगा। क्वेश्चन नंबर पूछा है 39 में, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो अर्धवृत्त क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर, 1/2 गुना पाई का वैल्यू 22/7, और आर कितना दिया देखिए, आर दिया हुआ है 7, 2 बार 7 लिख देते हैं, 7 गुना 7। अब देखिए 1 और 7 से 1 और 7 कट गया, बचा कितना, कुछ कट रहा है क्या, ये भी कट रहा है, तो 2 और 2 11 बार में कितना बच गया 11 77 77 दिया नहीं, कुछ गलती किए हैं क्या, देख लेते एक बार, चेक कर लेते हैं। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेगा 1/2 पाई आर स्क्वायर, जैसे कि हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, जिसका क्या हो जाएगा, तो 2 बार आर डालना था ना, 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है, पाई का वैल्यू हो गया आपका 22/7, और त्रिज्या कितना दिया हुआ है 7 गुना 7, ठीक है। जैसे कि इसका फॉर्मूला देखेंगे, अर्धवृत्त तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, आप लोग से मालूम होगा पाई आर स्क्वायर होता है, तो इसमें से आधा बोलेगा तो 1/2 हो जाएगा, तो वृत्त अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 का 1/2, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू दिया हुआ है आपका 7 है, और ये आपका फिर से 7 हो गया, 2 बार हो गया, जो कट रहा है काट देते हैं, इसमें देखिए ये 7 और ये 7 कट जाएगा, कटने का तो ये भी कट जाएगा, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में काटा नहीं है, क्या कर दिया है, अच्छा काट दिया है, काट दिया, फिर नीचे 2 कहाँ से आ जाएगा, इसको काट देंगे, इसको अगर हम काट देते हैं तो 11 टाइम्स में कट जाएगा, दोनों गुना करने पर कितना आ रहा है 77 आ रहा है। आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा 77 आ रहा है कि नहीं, यार फॉर्मूला यही है, ठीक है, ऑप्शन में तो दिया नहीं है, आप लोग चेक करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 40 में आते हैं, यदि वृत्त की कोई जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है तो वृत्त का केंद्रीय कोण कितना होगा। देखिएगा ये छोटा सा सवाल है, क्या बोला है सवाल में, सवाल बोला है कि कोई वृत्त है, ठीक है, ठीक है, इस पे जो जीवा खिंचाया गया है, इसमें जो जीवा खींचे, मान लेते एक जीवा खींचे हैं, ये जीवा जो खींचा हुआ है वो वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, ये त्रिज्या मान लेते ये त्रिज्या बराबर है, तो इसमें सारी की जो सारी त्रिज्याएं हैं वो बराबर है, त्रिज्या बराबर है और ये भी बराबर दे दिया, सारा कोण क्या हो गया बराबर। तो देखिए अंदर में त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज सभी कोण बराबर कितना होता है 60 डिग्री का होता है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 60 डिग्री। तो हम लोग टोटल करके देखते हैं, तो हमें टोटल का आंसर पता चल गया है। इसके बाद जो हम लोग वीडियो बनाएंगे वो एग्जाम पर्पस के लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर किसी सवाल में किसी को समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम उसके बारे में सेपरेट वीडियो बना देंगे, जो जो सवाल छोड़े हैं उसे एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।